हेलो ब्रांडेड। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस अब प्रोड्यूस कर रहे हो। जैसा कि हमने कहा था कि हम पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट्स के लिए जो उनका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके जो है आपके एडमिट कार्ड कब से आएंगे उसकी भी डेट आ चुकी है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दी, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है और हम आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हुए, जहाँ पर हम हर एक चैप्टर यानी कि कोई भी चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट आपके उसमें संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हो गए या जो भी सिद्धांत हो गए और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो एक साथ एक ही वीडियो में कवर करवा रहे हैं क्रैश कोर्स। तो आज का अगला चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, बिंदुओं के निर्देशांक चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिंदुओं के निर्देशांक चैप्टर की। और अगर आपको और जो चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, घातांकों से संबंधित चैप्टर हो गए हैं, आपके क्या कहते हैं समीकरणों के सिद्धांत से संबंधित हो गए हैं, एलसीएम एचसीएफ से संबंधित सवाल चैप्टर हो चुके हैं, तो वो सारे आप जो है चैप्टर हमारे जो है वीडियोस को चैनल में जाकर के विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आप जो है वो सारी चीज़ देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिंदुओं के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर मैं चीज क्लियर कर दूं कि ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ग्राफ में जो हम पढ़ते हैं एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, ये कुछ उसी से संबंधित चीजें यहाँ पर हैं, जो कि आपको कुछ चीजें भी याद करनी पड़ेंगी, कुछ फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। देन ये जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर है इस चैप्टर में, क्या क्या पॉइंट जो कि अगर आप याद कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अक्ष की, ठीक है ना। बिंदु के निर्देशांक में जो एक पॉइंट आ रहा है बिंदु। बिंदु मतलब कि बिंदु कहाँ पर होता है, बिंदु हमसे किसी एक तल पर होता है। यहाँ पर हम 2D यानी कि 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशन, यानी कि हमें यहाँ पर x एंड y। 2D मतलब 2 डायमेंशन मतलब कि 2 अक्ष। यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष पर हमें कोई बिंदु लेंगे और उन बिंदुओं के डिफरेंट कंडीशन में क्या निर्देशांक निकलते हैं, क्या रेखाओं के समीकरण निकलते हैं, उनके संरेख होने पर क्या सिद्धांत हैं या संरेख होने पर क्या तर्क बनते हैं, वो सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में जानेंगे। तो अगर बात करूँ मैं एक्स एंड वाई की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बनाया एक्स बनाया, यहाँ पर हम एक्स एंड वाई, ठीक है। आपको पता है कि जो वर्टिकल ऐसे खींचा हुआ इसे कहते हैं वाई एक्स कहते हैं, इसे कहते हैं एक्स एक्स कहते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ बेसिक बात कर लूँ। किसी भी जैसे मैं अगर बात करूँ एक्स एक्स की बात करूँ तो एक्स एक्स में अगर हम राइट साइड जाएंगे, नहीं अगर इस साइड जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ होंगी वो पॉजिटिव रहेंगी और वहीं पर एक्स में मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव रहेंगी। वहीं अगर मैं वाई की बात करूँ, वाई में मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, तो हर चीज़ पॉजिटिव रहेगी और मैं अगर वाई में नीचे जा रहा हूँ तो हर चीज़ निगेटिव रहेगी, ठीक है। तो ये उसका जो है ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं कहूँ अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ जो कि एक्स अक्ष में यहाँ पर देखिए मान लो 1 है 2 है और 3, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ कि ये जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का नाम मैं दे दूँ ओ, दे दूँ, सॉरी ओ तो नहीं, ओ क्योंकि ओ सेंटर होता है, केंद्र ओ केंद्र को मैं यहाँ पर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमने कोई पॉइंट रखा ए। अब मैं कहूँ कि बताइए कि यहाँ पर ए कोई बिंदु है, ए के निर्देशांक क्या होंगे। तो ए कोई बिंदु है, यहाँ पर 3 नंबर पर कोई ए बिंदु जिसके मैं निर्देशांक आपसे पूछ रहा हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी बिंदु जो है वो निर्देशांक उसके होते हैं x, y। क्या होते हैं x, y। x, y का मतलब ये है कि उस बिंदु की वैल्यू x में कितनी है और उस बिंदु की वैल्यू y में कितनी है। तो जब ये बिंदु इस x अक्ष पर ही है तो ऑब्वियसली उसकी y पे कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये तो यहीं पर है। अगर कोई बिंदु अगर ये a मान लो यहाँ होता कुछ, तो फिर यहाँ पर इसका कुछ निकलता, यहाँ निकलता, तो y पे कुछ वैल्यू आती, कुछ x पे वैल्यू आती। बट ऐसा तो ये बिंदु है नहीं, ये सिर्फ एक ही यानी कि सिर्फ ये आपके x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो अगर कोई भी बिंदु, इससे क्या समझ में आ रहा है, तो इसके निर्देशांक क्या निकलेंगे, मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। तो इस एक बिंदु के निर्देशांक क्या निकलेंगे, x, y होता है, तो x कितना है यहाँ पर 3 है एंड y कितना है 0। तो अगर यही बिंदु जैसे a है, अगर कोई बिंदु है मान लो 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4, यहाँ मान लो कोई बिंदु b है। मैं भाई बताओ बिंदु b के निर्देशांक क्या होंगे, तो सिंपल x, y होता है, ये होगा a के निर्देशांक। अब मैं कहूँ बिंदु b के बताओ भाई, तो बिंदु b के लिए क्या होगा x, y। अब देखो बिंदु b यहाँ पर इसके लिए x कुछ है क्या, ये तो यहीं पर है, इसके लिए x की वैल्यू कुछ नहीं, x की वैल्यू यहाँ पर क्या 0 है।
एंड y, लेकिन यहाँ पर देखो इस y अक्ष में, यानी कि y अक्ष मतलब कि आपका वर्टिकल जो अक्ष है, इस अक्ष में y की वैल्यू कितनी 4, तो ये हो गया। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा हो, दिख रहा होगा कि अगर कोई बिंदु है, अब यहाँ से जो सिद्धांत निकलता है उसे अच्छे से समझो और दिमाग में बैठाओ, ठीक है। अगर कोई भी बिंदु आपके x अक्ष में है तो उसके लिए y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये चीज याद रखना है। अगर कोई भी बिंदु x अक्ष में है, यहाँ पे देख लो कोई भी बिंदु x अक्ष में है तो उसके लिए y की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। और वहीं पर अगर कोई बिंदु जैसे b, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है यानी कर इधर है तो उसकी x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, x पर होता है तो उसकी y 0 होगी, y पर है तो x 0 होगी, सिंपल बात है। बट उसको आप इस तरह से अच्छे से याद कर सकते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना कि ये पॉइंट जो है दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम्स और कई सारे प्रश्नों में आपको इसका यूज करने को मिलेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं कुछ और भी पॉइंट्स आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, बट अभी काफी सारे फार्मूले भी हैं जैसे कि हमने आपको जो बताया। अब इसमें दो चीजें आती हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे, अगर हिंदी में बात करें तो एक होता है कोटि और एक होता है भुज, ठीक है। एक होता है भुज और कोटि बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने x y का भुज एंड कोटि, जो हमने कहा कि कोई बिंदु दो पॉइंट्स यानी कि जब 2D यानी कि x एंड y के हम प्लेन में ले रहे हैं तो यहाँ पर किसी बिंदु का x, y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, x, y। तो किसी बिंदु का, जैसे हमने a लिया था, जैसे हमने अभी कहा था a रहेगा आपका 3,0 था और वही b हमने बताया था कि आपका है 0,4 है, ठीक है। तो कोई भी बिंदु हो, अगर कोई बिंदु आपको दिया जाए, कहा जाए कि बताओ भाई उसका भुज क्या होगा। भुज की जब भी बात की जाए, भुज मतलब होता है x की वैल्यू, ठीक है। आप इसको ऐसे याद करो, भुज मतलब x की वैल्यू और कोटि मतलब y की वैल्यू। इस भुज एंड कोटि से संबंधित भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको यह याद करना है कि भुज मतलब होता है x, कोटि मतलब होता है y, ठीक है। भुज मतलब x, कोटि मतलब y। इसको आप थोड़ा सा ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं। भुज मतलब भुजंग, भुजंग मतलब होता है सांप, ठीक है। तो अब अगर भुज मतलब आप सांप याद रखो तो सांप पहले आएगा, ठीक है। सांप तो भाग के पहले जाएगा ना आपके, तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहले क्या रहा है x, तो भुज से भुजंग मतलब कि सांप, यानी कि यहाँ से सिंपल समझो कि x सामने है, ठीक है। तो अगर मैं वो बात करूं कि बताओ पॉइंट ए के लिए भुज क्या है, कोटि क्या है, तो पॉइंट ए के लिए भुज है 3 और कोटि है 0। वही बी के लिए भुज क्या है, 0 और कोटि है 4, ठीक है। तो ये चीज भी क्लियर हो गया। तो अगर कोई भी बिंदु अगर x अक्ष में स्थित है तो उसकी कोटि हमेशा 0 होती है, यानी कि y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। वहीं पर अगर कोई बिंदु b जैसे है, कोई बिंदु अगर आपके y अक्ष में है तो उसके लिए हमेशा कोटि कोटि नहीं, भुज, क्योंकि यहाँ पर तो आपका x 0 होगा तो उसकी हमेशा भुज जो होती है 0 होती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रख लेनी है। भुज एंड कोटि से संबंधित भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मैं बात करूँ मूल बिंदु का, तो जो ये बिंदु जो मैंने कहा था ओ रहता है, तो वही ये बिंदु कहलाता है, मतलब मूल बिंदु कहलाता है। अगर कभी मूल बिंदु की बात करें कि हम मूल बिंदु से कोई दूरी ले रहे हैं या मूल बिंदु के सापेक्ष ये जो भी कुछ बोला जाए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है आपके x एंड y जहाँ पर जो मेन जो पॉइंट है, जहाँ से इनका ओरिजिन यानी कि जहाँ से इनका निर्माण हो रहा है, ये उस बिंदु को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0,0 रहते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और भुज एंड कोटि कैसे शून्य होते हैं मैंने बता ही दिया। अब चलते हैं कुछ और फॉर्मूलेस के ऊपर, जो फॉर्मूले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, बट अभी एक्स वाई जो एक्सिस है उसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि यही तो हमारा बेस है। अब देखिए मूल बिंदु 0,0 होता है। अब यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला याद करना है, वो फॉर्मूला क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। अगर आपको दो बिंदु दिए होंगे, कौन कौन सा मान लो आपको दो बिंदु दिए हैं यहाँ पर, ऐसे फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, ठीक है। x1, y1 और एक दिया है एंड एक और बिंदु दिया है x2, y2 दिया है। अगर बोले बताओ भाई दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो कहता है आपको अंडर रूट। फॉर्मूला क्या कहता है, अंडर रूट, मैं थोड़ा इधर लिख दूं, ठीक है। अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अब इसको आप याद कर करेंगे बहुत इजी सिंपल, समझ लो भाई यहाँ पर कुछ करना नहीं है। x को ले लो घटा दो, y को ले लो घटा दो, दोनों का स्क्वायर करो, जोड़ो और अंडर रूट में डाल दो, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच की
दूरी का, ठीक है। और ये आपको बहुत ही जगह पर पूछा जाएगा, दूरी निकालने के लिए पूछा जाता है, आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट मतलब कि क्या पॉइंट है, अगर मैं कहूँ कि कोई बिंदु है, कोई भी बिंदु ले लो, ठीक है, एनी पॉइंट, मान लो मैं कहूँ कि कोई बिंदु x, y है, अगर इस बिंदु की मैं कहूँ कि बताओ मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो जब हम मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा, जब भी आप मूल बिंदु से ले रहे हो तो यहाँ पर अगर आप पहला बिंदु इसको मानोगे तो दूसरा बिंदु हो जाएगा, या दूसरे इसको पहला इसको मानो, किसी को पहला दूसरा मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ पर जब हम स्क्वायर कर देते हैं, मान लो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लो माइनस में आती है, ठीक है, मान लो -2 या 3 4 5 कुछ भी आती है, बट जब स्क्वायर करते हैं तो अल्टीमेट प्लस बन जाती है, और प्लस में आएगी, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का तो रहेगा ही, इसलिए प्लस या माइनस में उसका कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो अब हम कहेंगे अगर x, y कोई बिंदु है और 0, 0 यानी कि मूल बिंदु, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालने पर हमेशा दोनों बिंदुओं का स्क्वायर कर दो, प्लस जोड़ो और अंडर रूट अंदर डाल दो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 0 0 आप रखोगे तो वैसे भी किसी संख्या से घटाने कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, किसी भी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट उस बिंदु का x वाला पार्ट यानी भुज वाला पार्ट का स्क्वायर प्लस उस पॉइंट का कोटि वाला पार्ट स्क्वायर, मतलब कि y का स्क्वायर। ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं कुछ और फॉर्मूले के ऊपर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, फिर हम कुछ और भी फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ पर जो हम अगला फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई बिंदु किसी रेखा को जो है कुछ अनुपात में अंतः विभाजित या बाह्य विभाजित करते हैं तो उस कंडीशन में क्या शर्तें हैं या कुछ क्या फॉर्मूले निकलते हैं। यहाँ पर आपका मूल बिंदु था 0, ठीक है, O 0, 0 है, ये है y, ये है y, ये है x, ये x, ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला है बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि x1, y1 तथा, ठीक है, x2, y2 को मिलाने वाली रेखा है, कोई मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, रेखा को अगर m1 तथा m2 अनुपात में विभाजित किया जाए, ठीक है, मान लो दो बिंदु को मिलाने वाली कोई रेखा मान लो ये है, ठीक है। अब अगर हम इनको जो है m1 m2 मान लो हमने ऐसे इसको विभाजित कर दिया, मान लो m1 पार्ट है m2, यानी कि m1 और m2 के हमने अनुपात में विभाजित किया है, तो उस कंडीशन में बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट बना, ठीक है, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो इसको m1 और m2 के अनुपात में बांट रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो m1 और m2 के अनुपात में बांटते हैं, दो तरह से बढ़ सकता है, एक होता है अंतः विभाजित, एक होता है बाह्य विभाजित। क्या होता है, एक होता है m1 एंड m2 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, बट यहाँ पर दो तरह से विभाजन होता है, एक होता है अंतः विभाजन यानी कि अंदर साइड का विभाजन। अंतः विभाजन का मतलब सिर्फ ये है कि पॉजिटिव वैल्यू आना, क्या मतलब पॉजिटिव वैल्यू आना, जब भी कहीं पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वह अंतः विभाजित मानी जाएगी। और बाह्य विभाजन का मतलब है कि निगेटिव वैल्यू आना, ठीक है, जब भी इसको निगेटिव वैल्यू है आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा पॉजिटिव मतलब क्या आपको अंतः विभाजित बोलते हैं और निगेटिव आने पर आप उसको बाह्य विभाजित बोलते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लें, ठीक है। तो बिंदुओं के निर्देशांक हम बात कर रहे हैं पहले अंतः विभाजन में, ठीक है, अंतः विभाजन में बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं। तो सिंपल है, आप देखिए फॉर्मूला थोड़ा सा इसका बड़ा है बट इसमें कोई भी टफ चीज नहीं है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला बस इसमें कोई टफ चीज नहीं। मैं बता दूं कैसा आपको याद करना पड़ेगा इसको, ये रहेगा, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, देखो सिंपल, आपको m1 में m2 पार्ट में विभाजित करना है तो m1 करो। अब m1 है तो इसके साथ में क्या रहेगा, x2 रहेगा, मतलब कि एक 1 लाओ दूसरा 2 लाओ, फिर एक 1 लाओ दूसरा 2 लाओ, ऐसा, ठीक है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा, यहाँ तो कोई डाउट है, सिंपल है। हमने कहा भाई कि हम m1 m2 बांट रहे हैं, आपको याद करने का इजी वे बता रहा हूँ, ठीक है। आप उसको कैसे याद रखोगे, तो कुछ नहीं करना है, m1 पकड़ो उसके बाद में x2 लगाओ, मतलब m1 x2 फिर m2 के साथ दूसरे के x2 m2 के साथ x1, ठीक है। तो m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1 हुआ बटे m1 प्लस m2 कॉमा, दूसरे में क्या है, ये तो आपका x का हो गया, देन सेम चीज y के साथ कर दोगे तो m1 y2 प्लस
m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है अंतः विभाजन करने पर ये जो बिंदुओं के निर्देशांक निकलते हैं ये। और अगर यहीं पर अगर इसको मैं कहूँ कि बाह्य विभाजन करेगा तो जहां भी इसमें प्लस दिख रहा है वहां पर सिर्फ माइनस कर देना है, यानी कि बाह्य विभाजन करने से यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, एंड यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बाह्य विभाजन के केस में यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कर देंगे और फिर इसका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, बाह्य विभाजन करने का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हम निकालेंगे m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि किसी भी बिंदु से, ये कोई बिंदुओं से कोई रेखा हमने खींची, ठीक है। अगर x1 y1 और x2 y2 से कोई रेखा खींची और हमको कहा गया कि बताओ भाई इस रेखा के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। आपको ये विभाजन क्लियर हो गया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला दिखने में है, लेकिन अगर आप समझ के याद करेंगे तो लेंथी बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन ये सब चीज आपको याद करनी पड़ेगी, इसलिए आपको याद कर ही लेना है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक की। तो सिंपल है, मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, मध्य मतलब क्या, बटे दो, मतलब बीच का चीज, ठीक है। मतलब दो पॉइंट के बीच मतलब कि बटे दो कर देना है। तो सिंपल क्या है, इसके मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 बटे दो कॉमा y1 प्लस y2 बटे दो। ये हो गया दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है। अब देखिए कुछ पॉइंट है कि अगर त्रिभुज की माध्यिकाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु होता है उसका जो त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ये है, कोई त्रिभुज है, ठीक है। माध्यिकाएं मतलब कि जैसे ये है, ठीक है ना, इसका मध्य बिंदु के इसको मिला दिया हमने, ऐसे मिलाया, इसका मध्य बिंदु ये इसको ऐसे मिलाया, इसका मध्य बिंदु तो उनको ऐसे मिलाया, ठीक है। तो ये माध्यिका यहाँ वो जो काट रही है ये इसका क्या है, केंद्रक कहलाता है। ये कुछ इसमें से शब्दावली लिखी है, केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज के केस में है केंद्रक, ठीक है। तो आप इसको जानते होंगे, तो आपको ये केंद्रक याद कर लेना है। अब हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के केस में, कुछ पॉइंट्स हम जहाँ रखेंगे कि त्रिभुज के केंद्रक जहाँ माध्यिकाएं आपस में काट रहे हो, केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो केंद्रक का जब भी यहाँ पर तात्पर्य आ रहा है तो आपको सिंपल समझना चाहिए कि तीन बिंदु होंगे। त्रिभुज में तीन पॉइंट है, त्रिभुज में तीन कोने हैं, तीन कोने मतलब हर कोने पर एक पॉइंट होगा। जैसे मान लो ये है x1 है, y1 है, ठीक है। ये मान लो x2 है, y2 है और ये है x3, y3, ठीक है। तो इस तरह से तीन पॉइंट हो गए। अब तीन पॉइंट से यहाँ पर हमको निकालना है केंद्रक। सिंपल बात है, केंद्रक निकालना है तो उसकी भी जो आएगा, जो भी डिजिट होगा वो x एंड y के फॉर्म में होगा। केंद्रक में क्या चीज, तीन चीज देखो, जब दो चीज तो बटे दो था, ठीक है ना। अब केंद्रक निकालना है तो यहाँ पर एक तरह से आपको सिंपल क्या करना है कि x1 करना है प्लस x2 करना है प्लस x3 करना है, ठीक है। x3 बटे कर देना है तीन, सबका बटे तीन, प्लस करो y1 करो प्लस y2 करो प्लस y3 करो, बटे इंडिया का दो तीन करो। ये जो है आपके किसी भी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकलते हैं किस तरह से, तीनों को मतलब एक वाले पार्ट में जोड़ के बटे तीन कर दो एंड y वाले तीनों पार्ट जोड़ के बटे तीन कर दो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के फार्मूले के बारे में। ये फार्मूले आपको याद करने ही करने हैं, नहीं तो आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी निर्देशांक जानते हैं वो पूरे फार्मूले बेस्ड है, इसमें आपको फार्मूले याद होना चाहिए। बट फार्मूले को समझ के याद करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको बस उसी ढंग से समझ करके उसको याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। और वीडियो को दो तीन बार आगे पीछे करके देख लें और साथ में अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर भी करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। अब देखिए मैंने आपको बताया था कुछ त्रिभुज मैंने एक बताया था यहाँ पर, जहाँ पर हमने इसके तीन पॉइंट की बात की थी, ठीक है। जैसे हमने कहा था x1 है, ठीक है, कॉमा y1 है, फिर आपको बताया था हमने x2 है, कॉमा y2, देन यहाँ पर हमने बताया था x3, कॉमा y3, ठीक है। इस तरह तीन बिंदु हैं। अब हमने कहा कि बताओ भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो में से चतुर्भुज, कोई भी त्रिभुज है वो चतुर्भुज का कोई न कोई आधा भाग होता है, ठीक है। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हाफ। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसको जानना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है। देखिए फॉर्मूला मैं लिख लूँ, बस आपको अच्छे से समझना है। x1 करो पहले, ठीक है। x1 लिखने के बाद आपके पास तीन चीजें हैं, यानी कि 1 2 3,
जैसे यहाँ पर मैं बताऊंगा कुछ, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर मैं 2 को रखूँ पहले तो 2 3 1, अगर मैं यहाँ पर 2 जगह अब देखूँ, मैं अगर 3 को रखूँ सामने 3 को, तो यहाँ 3 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किल ऐसे चलेगा, मतलब यहाँ पर जो सीक्वेंस चलेगा वैसे चलेगा, यानी 1 2 3 आएगा, फिर 3 2 3 1 हो जाएगा, फिर 3 1 2 हो जाएगा, बस ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि एक हम चैन बनाएंगे, चैन कैसे बनेगा अब देखो। तो यहाँ पर x1 होगा, अब यहाँ पर 1 आ गया तो 2 करो, लेकिन यहाँ पर y2 रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोष्टक के अंदर y के पद रहेंगे, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस करो, अब देखो x1 था, अब यहाँ पे x2 करो, देखो 1 2 3, फिर 2 3 y3 माइनस 2 3 1 प्लस, अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ 2 3 1 हो गया, अब यहाँ पर x3 करो, x3 3 1 यानी y1 माइनस y2, ये होता है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आपके सामने है, अगर इस क्षेत्रफल के फॉर्मूले को हम आधा कर देंगे, क्योंकि कोई भी मान लो ये से मैं को समझाना चाह रहा हूँ, जैसे ये एक चतुर्भुज है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, ऐसे मैं काट दूं, यहाँ पर 1 और 2 दो आपको त्रिभुज मिल रहा है, यानी कि किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम आधा करें, मतलब आधा मतलब क्या, 1/2 का जो सिंपल, तो किसी भी त्रिभुज के 3 अगर बिंदु दिए हैं, कोऑर्डिनेट के बिंदु दिए हैं, तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, अब काउंट करो मेरे साथ में, ठीक है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर y3 माइनस y1 प्लस आपका अगर x3 हो गया, अब यहाँ पर क्या बनेगा, 3 आ गया यहाँ पर, तो फिर 1 होगा, तो y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अब आपका ये भी क्लियर हो चुका, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर दिए उनको देख लेते हैं। जैसे कि कुछ अब आपको समझने वाली बातें हैं कि अगर मैं कहूँ कि 3 बिंदु संरेखीय हैं, संरेखीय का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पे जो 3 बिंदु दिए हैं वो संरेखीय बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों कि नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों अगर संरेखीय हो जाएंगे तो त्रिभुज का निर्माण कर नहीं पाएंगे, यानी कि तीनों अगर ऐसे हो जाए, अगर मैं कहूँ कोई बिंदु ऐसे है यहाँ पर 1 2 3, जिसकी निर्देशांक x1 y1 मान लेते हैं, इसका है x2 y2 है, इसका है इस वाले बिंदु का है x3 y3। अगर इस तरह से कोई 3 बिंदु हैं जो कि संरेखीय अगर हो जाते हैं, तो इनसे कभी भी किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। जब किसी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से बनता ये है पॉइंट कि अगर कोई भी 3 बिंदु, ठीक है ना, अगर वो आपके बोल दिया जाए कि बताओ ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, तो तीनों बिंदु से जो क्षेत्रफल निकलेगा त्रिभुज का, वो क्षेत्रफल हमेशा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मैं बोल दूं कि 3 बिंदु संरेखीय हैं, तो उस कंडीशन में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा उसको आप 0 के बराबर रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था वो वाला अभी फॉर्मूला बताया था, आपको सॉल्व कर लेंगे तो उसमें से और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताया कि आपको 1/2 का हटा देना है, यानी कि सिर्फ आपका x1 बहुत इजी यार, x1 करो, फिर y2 माइनस y3 करो कोष्टक के अंदर, प्लस x2 करो, 2 का 3 करोगे, फिर 1 आएगा, x1 आएगा, फिर x1 के बाद क्या आएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से बहुत इजी है, ठीक है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और अगर अभी तक आपको चीज नहीं क्लियर हुई फॉर्मूले, तो आप कमेंट करके चीजें पूछ भी सकते हैं, और वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके पॉज करके एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए, आपको हर एक बात क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, और आप अच्छे मार्क्स अच्छे रैंक के साथ में गवर्नमेंट कॉलेज भी गेन करेंगे, ठीक है। और जो भी हाई स्कूल वाले कैंडिडेट जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो हाई स्कूल इंटर वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी ये बेसिक चीज़ें इनको जो है कवर हो जाएंगी हाई स्कूल वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशली। अब हम यहाँ पर जो है इसके प्रश्नावली की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से हम यहाँ पर क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर आपको सवाल दिख रहा होगा, मैं आप सवाल यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो सवाल है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि बिंदुओं, आपको 2 बिंदु दिया हुआ है, कौन कौन 2 बिंदु है देखो यहाँ पर, a sin थीटा कॉमा a cos थीटा एक बिंदु है, और वही दूसरा बिंदु है आपका a cos थीटा कॉमा माइनस a
साइन थीटा। ये आपको दो बिंदु दिए हैं, आप बोल रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी बताओ भाई। तो मैंने दूरी के आपको फॉर्मूले बताए थे। दूरी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है। अब देखो इसमें x2 और y1 क्या माने क्या नहीं माने, तो बहुत ही सिंपल, जो पहले थे उसको x1 मान लो, यानी कि ये हो गया x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हो गया x2 हो गया और ये हो गया y2, ठीक है। अब बस सिंपल फॉर्मूले में रख दो। मैंने कहा था फॉर्मूले अगर एक बार याद हो गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो x2 की वैल्यू क्या दी a, ठीक है, cos थीटा माइनस x1 की वैल्यू क्या दी a sin थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दी है माइनस, ठीक है, माइनस a sin थीटा माइनस करो, माइनस हो गया, ठीक है, तो माइनस किया a आपका होगा cos थीटा, ठीक है, इसका होल ऑफ स्क्वायर है, दोनों का अलग अलग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा लगाओ, क्या बनेगा, मैं थोड़ा यहाँ से कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करो, तो ओपन करते हैं तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, ठीक, अंडर में सब जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बताया था, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस तो माइनस 2 ए बी, यानी कि a इंटू ए, तो ए स्क्वायर हो गया और आपका होगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस माइनस दोनों माइनस है, ठीक है, तो दोनों माइनस को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा माइनस 1 कॉमन आएगा, जिसका स्क्वायर पहले से दिया, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, यानी कि यहाँ पर माइनस एक्चुअल में हट जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस अब बन गया, यानी कि ये बन गया a sin थीटा प्लस a cos थीटा, यहाँ दोनों का माइनस कट गया, हट गया, ठीक है, तो प्लस करो, अब इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर sin थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि a स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ तक होगा, देखो यहाँ पर देखो प्लस एंड माइनस कट जाएंगे, एंड देन बराबर इक्वल में आया, अंडर रूट लगा। अब देखो यहाँ पर तुमको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि ये एक बन रहा है फॉर्मूला, देखो क्या फॉर्मूला है, अगर तुम यहाँ से a स्क्वायर और a स्क्वायर निकालते तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो क्या बना, अंडर रूट के अंदर बना a स्क्वायर और इसकी वैल्यू आप कॉमन निकाल, इसका आंसर हो गया 1 हो गया, प्लस यहाँ पे अगर आप जो है a स्क्वायर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पर भी क्या बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है 1, यानी कि बनेगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ गया, अब 2a स्क्वायर है तो a स्क्वायर तो घात में है तो बाहर आ जाएगा, तो a हो गया अंडर रूट 2, इसका आंसर आ गया a रूट 2, ये इसका आंसर है, ठीक है, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू a को भी बोल सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ये रहा, सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं और बाकी जो सिंपल कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल फॉर्मूले हैं यहाँ पर वो आपको हो जाएंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर अभी हम जो है आगे पढ़ाएंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हर चीज क्लियर हो जाए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इन वीडियो को ज्यादातर शेयर जरूर करें, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको इन फ्री वीडियोस लर्निंग वीडियोस का पूरा फायदा मिल सके, ठीक है। तो ये पहली चीज होगी, पहला पॉइंट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपको 3 बिंदु देगा, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु बताना है कि अगर ये बिंदु x, 0 दिया है, वहीं में दूसरा बिंदु आपको दिया है यहाँ पर 0, y दिया है, वहीं तीसरा बिंदु आपको दिया हुआ है 1, 1। अगर कह रहा है कि अगर तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो बताना है कि क्या चीज सही रहेगा। संरेखीय अगर है तो ऑब्वियसली 3 बिंदु का संरेखीय तो त्रिभुज का निर्माण हो नहीं सकता है, और अगर त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, यानी कि हमको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना है और उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर रख देना है, हमको कुछ न कुछ आ जाएगा। चलिए देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने बताया था 1/2 होता है, क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा x1, फिर x1 हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 करो, ठीक है, देखो x2 किए, ठीक है, अब 2 पर क्या आएगा y3 माइनस y1 करो प्लस यहाँ पर x2 था तो यहाँ पर x3 हो जाएगा, x3 हो गया, ठीक है, x3 पर क्या आ जाएगा आपका
x3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप करोगे, क्या करोगे, 3 बार क्या आएगा, 1 आएगा, तो x1 सॉरी y1 माइनस y2, ठीक है। ये आपका रहता है फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपको बस जो पॉइंट रख देने, वैल्यू रख देनी, तो आपको ये मान लो ये x1 मान लो, y1 ये x2 y2 ये x3 y3, ठीक है। अब ये हमने कर दिया। अब हमको जो है यहाँ पर रखते हैं, अगर संरेखीय है तो बराबर 0 कर दो, ठीक है। तो 1/2। अब देखो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x1 अब देखो बहुत सिंपल है, बस यहाँ से उठा रखते हो, बहुत फटाफट रखो, ठीक है। तो x हो गई। अब देखो y2 माइनस y3, तो y2 की वैल्यू क्या है, y माइनस y3 की वैल्यू है 1 प्लस x2 की वैल्यू 0, तो कुछ नहीं, 0 तो नहीं, कोई 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको, प्लस x3 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू 0 माइनस y2 की वैल्यू है y, ठीक है। ये बना। अब देखो ये तो आने का 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो, 0 हो गया। अब देखो यहाँ क्या बना, x y माइनस x बना, ये 0 हो गया, हटा दो। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस वाई इक्वल टू बना 0, तो क्या बनता है, अब आगे 0 था, ठीक है। तो x y बराबर, आगे इन दोनों को यहाँ लेके जाओ, तो x प्लस y, ये आ गया आपका आंसर। तो अगर त्रिभुज का, अगर मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दोगे, अगर संरेखीय बोला गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखोगे और फिर आपको आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा x इंटू वाई बराबर x प्लस वाई, ठीक है। बहुत ही सिंपल है भाई लोगों, और बस आपको जो भी मैंने फॉर्मूले बताया उनको यूज करना आना है, और यूज करके उनको आंसर निकालो, सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक बहुत ही सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, मैं सभी अच्छे क्वेश्चन करवाएं छाट छाट करके। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक है ना, हैं, और यदि त्रिभुज का केंद्र दिया है 4,3, तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा। चलिए देखते हैं, आपका केंद्रक वाले फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो ये आपको दिया कोई त्रिभुज दिया है, बहुत जो चीज है उसको ऐसे लिख दो। कह रहा है एक त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए हैं, 3, कोई भी 2 शीर्ष मान लो, 3,5 मान लो, इसको यहाँ इसको मान लो 4 -6 मान लो। और कह रहा है कि त्रिभुज का तीसरा शीर्ष बताना है, तो मान लो तीसरा शीर्ष मान लो यहाँ पर हो गया x, y, तीसरा हम शीर्ष मान लिए हैं। और त्रिभुज का केंद्र क्या है, कह रहा है यहाँ पर केंद्रक होता है माध्यिकाओं का कटान बिंदु 4,3 है। अब कह रहे हैं कि त्रिभुज का तीसरा शीर्ष बताना है, तो हमने क्या कहा था कि फॉर्मूले के बेस से सब, ठीक है। तो त्रिभुज के शीर्ष मतलब त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है, जो त्रिभुज के केंद्रक होता है, केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल हमने बताया था, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। ये होता है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक यानी सूत्र होता है, ठीक है। अब केंद्रक आपको क्या दिया, 4,3 दिया है, तो चलो 4 जो है, अब देखो जो यहाँ से निकलेगा दैट इज पार्ट फॉर x पार्ट, ठीक है, एंड दैट इज पार्ट फॉर y पार्ट। तो अब यहाँ x का पार्ट केंद्रक में दिया है 4, इसका पार्ट है 3, तो चलिए हम अलग अलग करके कर लेते हैं, यानी कि हम x की वैल्यू 4 के बराबर रखेंगे, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 की वैल्यू रखेंगे 4 के बराबर, और वही हम रखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 की वैल्यू रखेंगे 3 के बराबर, ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे और हमको इस तीसरे बिंदु का जो निर्देशांक यानी कि जो यहाँ पर x1 जो हमने माना है यहाँ पर x एंड y माना है, तो तीसरा बिंदु उसकी हमको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो ये x1 है, ये है y1, ये है x2, ये है y2, और ये है लास्ट वाले जो कुछ निकालने हैं x3 और y3, और ये है आपके कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बस अब आपको सिंपल इन फॉर्मूलेस का यूज करना है और रखना है पॉइंट्स की वैल्यूज। तो चलिए रखना शुरू करते हैं, 3 था, चलो x को रखते हैं, ठीक है। तो 4 बराबर x1, 4 बराबर x1, बताओ x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है। ध्यान एक चीज और रखना कि जब भी आप किसी भी बिंदुओं के पॉइंट नंबरिंग जो आप रखते हो, उस समय आपका ध्यान बिल्कुल केंद्रित रहना चाहिए, उस समय कोई गलती हो जाएगी तो आपका आंसर कभी आएगा नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो x1 यानी कि 3 हो गया, प्लस x2 बराबर है -4, ठीक है, x2 बराबर क्या है -4 है, प्लस x3 बराबर है x है, ठीक है, बटे कर दो 3 कर दो, ठीक है। तो 4 3 12 कर दोगे, बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा 3 - 4 प्लस माइनस माइनस होगा -1 प्लस हो जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी की, इसको इधर करोगे तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये 13, तो x कैप जो x है, इस x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, मतलब x क्या था x3 था, ये 13 आ गई, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर ये हो गया, अब हम इसको यहाँ पर करते हैं y का
जो है पॉइंट रख करके देखते हैं। तो y की वैल्यू अगर रख करेंगे तो y का यहाँ पर पॉइंट जो है 3, तो 3 करो बराबर हो गया यहाँ पर। अब आपकी y1 प्लस y2 प्लस y3/3 है, तो y1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 लिखो, प्लस y2 की वैल्यू है -6, तो -6 करो, प्लस y3 की वैल्यू है यहाँ पर y, तो y/3 हो गया। अगर 3 को यहाँ गुणा करो 3, तो 3 3 9 बराबर होगा 5 -6 मतलब कि -1 प्लस y, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो 10 हो गया, 9 प्लस 1 10 बराबर हो गया y, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 10। तो इस तरह से जो तीसरे बिंदु, जो तीसरा शीर्ष का निर्देशांक आपका आ जाता है यहाँ पर कितना आता है, जो थर्ड शीर्ष है यानी कि x, y, दैट इज दिस, सॉरी ये तो यहाँ का था, ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है आपका आ गया 13, 10, ये पॉइंट आपका आ गया, ठीक है, x, y। तो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कितनी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, समझ में आना चाहिए, तभी आप इनको कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो मैंने बताया है फॉर्मूला को अच्छे याद कर लेना है, और वीडियो का पसंद आ रही तो तुरंत लाइक कर दें वीडियो को, साथ में ही अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको अगर ऐसी वीडियो पसंद आ रही है तो हम ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। देन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर एक सवाल है, कह रहा है बिंदु दिया है, कोई पॉइंट दिया है -1, 3 और एक पॉइंट दिया है 4, -2 से खींची जाने वाली रेखा आपको कह रहा है कि एक बी से होकर जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जो पॉइंट बताए थे, इसमें एक और पॉइंट, एक और फॉर्मूला को ऐड कर देना है। वो जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला कहता है, जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो फॉर्मूला कहने वाला है आपसे कि अगर दो बिंदुओं से कोई रेखा खींची जा रही है, ठीक है, और उस रेखा पर कोई बिंदु अगर होगा तो उस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला करना है दो बिंदु से खींची जाने वाली रेखा का, ठीक है। तो अभी तुमने बात की थी दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो अभी हमने कुछ दूरी की बात की थी, ठीक है। अगर हमने कहा था कि x1, y1 है कोई बिंदु और दूसरा है x2, y2, तो दोनों के बीच की दूरी को निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। बट अगर इन दोनों बिंदु से होने वाली इस रेखा का समीकरण अगर कोई पूछे तो हम क्या करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, उसका फॉर्मूला था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पर जो m है, m का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, और काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, क्योंकि ये न्यूटन ज्यामिति में ये सारे सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, मतलब सारे जो फार्मूले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूलों में आते हैं, ठीक है। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे इस सवाल में, ताकि हम बिंदु से एक रेखा का समीकरण निकल पाए, उसमें हम इन बिंदुओं को मतलब जो a, b इसको रखेंगे और फिर हम जो है एक आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिंदु दो दिए हुए हैं, यानी कि x1, y1 और x2, y2 की वैल्यू यहाँ से आपको दी है। बिंदु दिया -1, 3 एक दिया है, और दूसरा बिंदु दिया है 4, -2, 4, -2 दिया है, ठीक है। आप इससे दिया, आप देखो यहाँ पर आप एक ही चीज निकालना शुरू करते हैं, m बराबर क्या होता है y2 माइनस y1। अब देखो y2, ठीक है, तो ये आप x1, y1, x2, y2, ठीक है। अब देखो m बराबर क्या था y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू क्या है -2 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस का 3 बटे x2 की वैल्यू क्या है 4 है, ये 4 है, ठीक है। x2 की वैल्यू 4 है, x2 की वैल्यू कितनी 4 है, x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी -1, तो -1 लिख दो। अब देखो आप सॉल्व करोगे क्या बनेगा 3 - 5, तो मतलब कि -2 माइनस 3 होगा -5 हो गया, बटे 4 माइनस प्लस तो 5 हो गया, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1, तो m की वैल्यू आ गई -1। अब m की वैल्यू तो यहाँ हो गया y माइनस y1, ठीक है, तो y करो माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर दिया है 3, तो y माइनस इक्वल टू m की वैल्यू दिया है -1, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस x1, ठीक है, तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी थी, ये देखिए -1 है, तो माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब जरा देखो y माइनस 3 इक्वल टू हो गया -x माइनस 1, अब तो -x यहाँ आएगा तो x y प्लस x बराबर हो जाएगा आपका -3 -2 को आप वहाँ लेके जाओ, ठीक है, -2 को आप यहाँ करोगे तो हो जाएगा +3 -1
तो आ गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपका 2। अब देखो कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो ये रेखा का समीकरण आ रहा है वो आपके a, b बिंदु से होकर के गुजर रहा है। तो आपका जो है a, b से ये संतुष्ट कर जाएगा। संतुष्ट करने का मतलब सिंपल है कि आप यहाँ पर रखोगे वैल्यू, अगर मैं को ये करता हूँ ठीक है, तो y की जगह पर आप रखोगे b और x की जगह पर रखोगे a, तो b प्लस a इक्वल टू आ गया 2 या a प्लस b इक्वल टू 2। तो ये आ गया इसका आंसर। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 है। तो इस तरह से आपको सवाल कर रहे हैं ठीक है। ये एक फॉर्मूला आपको और याद करना रहेगा, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और चीजें महत्वपूर्ण जो कि हमको याद करने हैं, समझते हैं, ताकि हम और बेहतर ढंग से क्वेश्चन को कर पाए। आगे अपन तो अगला क्वेश्चन आपको 12वां क्वेश्चन कह रहा है। इसमें देखिए जो मैंने आपको बताया था भुज एंड कोटि क्या क्या होता है, तो भुज एंड कोटि से संबंधित जो सवाल है इसमें बोला गया है कि किसी बिंदु की कोटि उसके भुज के बराबर है तथा वह बिंदु -4,3 से 7 की इकाई पर है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो किसी बिंदु की कोटि उसके भुज के बराबर है। अब देखो कोटि एंड भुज मैंने आपको बताया था कि जैसे x, y है तो यहाँ पर ये होता है आपके भुज होता है और ये होता है आपका कोटि होता है ठीक है। तो मान लो कोई बिंदु है a ठीक है, कोई बिंदु अब देखो मैंने कहा कि भुज और कोटि दोनों बराबर है, यानी कि अगर हम x लेते हैं भुज को तो कोटि भी x हो जाएगी, अगर हम लेते हैं y लेते हैं भुज को तो दूसरी भी y हो जाएगी ठीक है। तो हमने मान लिया कि x की वैल्यू यहाँ पर थी, यानी कि जो भुज की वैल्यू थी वो a थी, तो a हुआ बिंदु और कोटि भी भुज के बराबर है, यानी कि ये भी a हो गया। तो ये पॉइंट बना a, a। तो क्योंकि यहाँ पर दो बिंदु जो आपने दिए हैं a, a जो हमने माना है एक बिंदु ठीक है, और जो आपका दूसरा है -3,4, इनके बीच की दूरी 4 दी हुई है, सॉरी 7 दी हुई ठीक है। 7 दूरी का फॉर्मूला आपको लगा देना है। अब आपको ये सवाल खुद से सॉल्व करना है, दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे आप दोनों बिंदु के बीच की दूरी का, वहां पर जो है कि यहाँ पर भी आपका बनेगा एक क्या बनेगा द्विघात समीकरण बनेगा। क्या बनेगा द्विघात क्या समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण में आपकी a की दो वैल्यू आएगी ठीक है ना, एक आएगी मान लो कोई a1 आएगी, एक आएगी कोई a2 आएगी ठीक है। आपकी a1 और a2 वैल्यू आएगी और वो आगे भुज एंड कोटि जब बराबर है तो एक बिंदु आपका आएगा a1 और दूसरा बिंदु आपका रहेगा a2, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। इसका आंसर क्या है आपको खुद सॉल्व करने वाला क्वेश्चन एंड देन हमको आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 4,4 एंड रहेगा -3, ये इसका आंसर आएगा ठीक है। आप खुद सॉल्व करें एंड देन हमको कमेंट करके बताएंगे ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल आपका आ रहा है, उसमें पूछा गया है आपसे पॉइंट बोला गया है कि एक बिंदु इस प्रकार गति करता है। किस प्रकार गति करता है कि उसकी y अक्ष की दूरी का 5 गुना x अक्ष की दूरी के 3 गुने से 7 अधिक है। अब जरा देखने वाली बात है कि उसकी y अक्ष से दूरी का 5 गुना ठीक है। अब जरा मैं बता दूं आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, जैसे ये x था y था, यहाँ पर कोई बिंदु है ठीक है ना। जब कोई बिंदु आपकी जो है, अब देखिए कोई बिंदु अगर x अक्ष पर है ठीक है, कोई बिंदु x अक्ष पर है ठीक है, तो उसका y 0 हो जाएगा, और कोई अगर y बिंदु पर है तो उसका x 0 हो जाएगा ठीक है। ये बात तो क्लियर थी। अब हम मान लेंगे दूरी की बात करें ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर कोई बिंदु जो आपके y अक्ष से दूर जा रहा है ठीक है, y से दूर चाहे यहाँ जाए चाहे वहां चले, जब भी कोई बिंदु, याद से मेरी बात ध्यान सुनो सबको ठीक है, जब भी कोई बिंदु y अक्ष से दूर जाता है तो वो बिंदु हमेशा x अक्ष पर गति करता है। जैसे कि अगर y से दूर जाएगा तो मान लो बिंदु ऐसे चल रहा है ठीक है, तो ये अल्टीमेट कहाँ चल रहा है, ये अल्टीमेट x अक्ष पर चल रहा है। और अगर कोई बिंदु x अक्ष यानी कि इस अक्ष से अगर कोई दूर जाता है, यानी कि वो ऐसे 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 या ऐसे ऐसे चलेगा ठीक है, तो अल्टीमेट जो बात सामने आएगी कल के वो क्या आई कि अगर कोई बिंदु सिर्फ अगर इतना बोलेगी, कोई बिंदु अगर तो देखो अगर x अक्ष से दूर ठीक है ना, दूर जा रहा है तो हमेशा y अक्ष पर क्या करेगा, गति करेगा। और अगर वो कोई भी बिंदु जो कि x अक्ष से दूर जा रहा है ठीक है ना, तो वो हमेशा क्या करेगा, x अक्ष पर क्या करेगा, गति करेगा। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है ठीक है। अब देखो अब ये सवाल बहुत इजी होगा। अब इसने क्या बोला था उसको एक ध्यान से समझ लो
कि इस प्रकार गति करता है कि उसकी y अक्ष से दूरी का 5 गुना, तो y अक्ष से दूरी का 5 गुना, तो x अक्ष पर, ठीक है, तो x अक्ष हो गया y अक्ष से दूरी मान लो x है, ठीक है, तो x का 5 टाइम्स, ठीक है, x का 5 गुना क्या कर रहा है, x का 5 गुना उसके x अक्ष से दूरी, तो उसका x अक्ष से दूरी मतलब कि y हो गया, तो x अक्ष से दूरी के 3 गुने, x अक्ष से दूरी के 3 गुने, x अक्ष से दूरी के 3 गुने से 60 अधिक है, बस बन गया उसका y अक्ष, ठीक है, से दूरी बराबर है, y अक्ष से दूरी का 5 गुना बराबर है ये x अक्ष से दूरी का कितना, 3 गुना प्लस 7 अधिक है, सिंपल। बट आपका आ गया फॉर्मूला क्या आएगा, 5x = 3y - 7, इसका आप कर दो क्या रख दो 5x - 3y = 7, देखो ये आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 4, जो कि आपका है 5x - 3y = 7, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। अब कुछ और एक दो पॉइंट की बात कर लेते हैं, बहुत ही इजी चीजें, बस आपको बेसिक चीजें अच्छी तरह से आनी चाहिए और आपको उनका प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप लोग जो है मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से प्रैक्टिस वगैरह भी डाउनलोड कर लें और उनको सॉल्व करें, चीजों को और बेहतर ढंग से समझें, ताकि आप अच्छी तरह से चीजों को सॉल्व करके अच्छा जो रैंक ला सके। अब देखिए यहाँ पर एक आपको मैं सवाल बोल रहा हूँ, आपको खुद से करने की ट्राई करना है। इसको बिंदु दिया हुआ है, कौन सा बिंदु है मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। बिंदु को दिया -3, 2, ठीक है, और दिया है 3, 5, अगर कह रहा है संरेख है, ठीक है, संरेख है, तो कह रहा है तो संरेख है, तो किसके साथ संरेख है, यानी कि आपको काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। आपको पहले क्वेश्चन दिख रहा हो, ठीक, क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु -3, -2 और 3, 5 संरेख होंगे, बट किसके साथ होंगे। देखो तीसरा बिंदु को देखना है, तो आप इसमें किसी बिंदु तो अपने आप रख नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें जो ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो पहला ऑप्शन दिया है 0,7/2, तो तीसरा बिंदु आप मानोगे 0,7/2 मानोगे, तो इसको यहाँ पर रखोगे। फिर अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि जो आपको समझाया था मैंने 1/2x1 कोष्ठक के अंदर जो था y2 - y3 + x2 करके, ठीक, जो पूरा फॉर्मूला था वो बराबर 0 हो जाएगा। अगर 0 करते हैं, अगर उसको जो है बराबर 0 होना चाहिए और उसको अगर रखने पर आपका 0 वैल्यू आ जाती है इस क्षेत्रफल की, तो मतलब ई बिंदु सही है। अगर 0 नहीं आता है तो मतलब फिर आपको दूसरे ऑप्शन पे देना होगा, ठीक है। यानी पहले आप तीसरे बिंदु मानेंगे 0,7/2, पहले आप एक बिंदु मानेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो फिर आप 1 का मतलब इसको करेंगे, इससे भी अगर नहीं आएगा तो फिर आप 3,8 के साथ करेंगे, इससे भी नहीं आएगा तो फिर आप करेंगे 5,2 के साथ। ये जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में जो कि आपको ऑप्शंस के द्वारा करना है, ठीक है। कई क्वेश्चन होते हैं कि हम सवाल को सॉल्व करते हैं, देन हमारा ऑप्शन मैच करता है, बट कुछ सवाल होते हैं जिनमें हमको जो है ऑप्शन रख कर मैच करना है, देन जो ऑप्शन फिट बैठेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर 3 बिंदु हो जाएंगे, ठीक है, इनसे आप क्षेत्रफल निकालो, जो भी क्षेत्रफल 0 हो जाएगा वो बिंदु के साथ में संरेख होगा, सिंपल। तो ये सारे सवाल यहीं पर खत्म हो जाते, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इस चैप्टर से, और अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए आप इनका प्रैक्टिस करते रहिए, पिछले जितनी वीडियोस हैं पिछली वीडियो सबको देखिए, समझिए अच्छे से, उनको जो है जो पॉइंट्स उनको याद करिए, कंफ्यूजन जो भी कमेंट करिए, और महत्वपूर्ण बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी लोग जो है इनका यूज करके एक अच्छी नंबर, एक अच्छे रैंक ला सके। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका तुमसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ब्रांडेड, थैंक यू।